Hi guys. So here we are back with another RDS topic, and in today's video we will going to do the discussion on RDS multi-AZ failover conditions. Okay, so together with me Mr. Sanjay Daya will going to tell you the reasons behind the failover conditions, and I'm going to tell you the bullet points of failover conditions of RDS multi-AZ. Okay, so I think we need to start the video. So let's begin it. So my first question is that what could be the reasons of primary database instance failover conditions? Okay, so the very first failover condition in the RDS topic is that it could be failed, and the reason we're going to tell by Sanjay Dhaya. डेफिनेटली अगर हम लोग RDS का सेटअप AWS पे करते हैं तो हर कंपनी का एक क्वेश्चन होता है कि इसका फेल ओवर में आपको फेल ओवर की क्या प्लानिंग आपने करके रखी है, इसकी हाई अवेलेबिलिटी क्या प्लानिंग आपने करके रखी है, इसका ड्यूरेबिलिटी प्लानिंग क्या आपने करके रखी है। तो डेफिनेटली कि आपको कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है, AWS आपको खुद प्रोवाइड करता है वाया मल्टी एजेड फॉर्मेट, राइट। मल्टी एजेड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? मल्टी एजेड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, AWS के अंदर अगर हम कोई भी रिसोर्सेस डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वहां पर आपसे पूछता है कि आप इसे सिंगल एजेड डिप्लॉयमेंट कर रहे हो या फिर मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। सिंगल एजेड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? लाइक अगर हम लोग डेटाबेस सर्विस को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ समझें, अगर आपने डेटाबेस को सिंगल एजेड डिप्लॉयमेंट किया, इसका मतलब कि एक ही जोन के अंदर, एक ही डेटा सेंटर के अंदर आपका डेटाबेस सर्विस जाकर क्रिएट हो चुका है, राइट। अगर कल को डेटा सेंटर करप्ट होता है, कल को डेटा सेंटर आउटेज होता है, कल को डेटा सेंटर में कुछ ट्रबल शूटिंग होती है नेटवर्क को लेके, हार्डवेयर को लेके, मान लो ट्रबल शूटिंग के टाइम पे आपको 1 से 2 घंटे का डाउन टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपका डेटाबेस सर्विस काम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा आपके क्लाइंट्स को या फिर आपको जिसलिए आपने डेटाबेस को क्रिएट किया। अगर आपने सिंगल एजेड डिप्लॉयमेंट किया है तो AWS वालों ने आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस देते हैं। जब आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो तो आपने देखा होगा, कभी भी आपने इससे पहले डेटाबेस को क्रिएट किया होगा AWS के अंदर RDS को, तो AWS आपको साफ साफ बोलता है कि आप डेटाबेस को जो डिप्लॉयमेंट है वो आप सिंगल एजेड डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, इवन आप क्लस्टर फॉर्मेट के थ्रू भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, राइट। क्लस्टर फॉर्मेट जो वर्ड अभी मैंने आपके सामने यूज किया, ये अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, पहले इनके पास ये चीज नहीं थी, पहले सिंगल एजेड था और मल्टी एजेड था, ठीक है। तो क्लस्टर फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियोस के अंदर। इस वीडियोस के अंदर जो मैं बात करूंगा, यहाँ पर जो मल्टी एजेड इन्होंने ऑप्शन दिया है, इसमें कुछ जो 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि यार मल्टी एजेड का बेनिफिट्स बता दो, बेनिफिट्स के कुछ की पॉइंट आप मुझे एक्सप्लेन करो, 4 to 5 पॉइंट, जिससे कि हमको विश्वास हो पाए कि डेफिनेटली कि आपने इसको प्रैक्टिकली फॉर्मेट में यूज किया और इसका सच में एक रियल वर्ल्ड यूज केस है। तो अगर आपने सिंगल एजेड डिप्लॉयमेंट किया तो डेफिनेटली कि कभी भी आउटेज होता है तो आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है उसकी रिकवरी की, आपका डेटाबेस डाउन टाइम में चला जाएगा, आपका डेटाबेस रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, काइंड ऑफ। लेकिन अगर आपने मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट किया है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो 4 to 5 की पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें से पहला की पॉइंट शिखा ने अभी बताया आपको फेल्ड, राइट। अगर आपका द प्राइमरी डीबी इंस्टेंस फेल्ड तो क्या बेनिफिट है अगर आपने मल्टी एजेड सिलेक्शन किया था। तो डेफिनेटली कि मल्टी एजेड का मतलब क्या होता है कि आपने आपका RDS डेटाबेस फॉर एग्जांपल, ये आपका जोन 1 है और ये आपका जोन 2 है, राइट। आपने आपका जोन 1 के अंदर आपका प्राइमरी डेटाबेस चल रहा है, आपका सेकेंडरी डेटाबेस लाइक जोन 2 के अंदर है। तो डेफिनेटली कि प्राइमरी डेटाबेस में जो भी क्वेरी आती है, जो भी डेटा क्रिएशन होता है, जो भी डेटा आके स्टोर होता है, उसका ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन सेकंड जोन में हो रहा है, लाइक पूरे RDS फॉर्मेट में। तो जो भी एक्टिविटीज आपकी जोन 1 के अंदर हो रही है उसका सारा का सारा एप्लीकेशन कहाँ जा रहा है? जोन 2 में जा रहा है। तो कल को अगर आपका जोन 1 फेल्ड होता है किसी भी रीजन से, इवन डेटाबेस फेल्ड होता है XYZ, तो डेफिनेटली कि आपके पास जोन 2 में उसका पूरा पूरा बैकअप है, आप उसे इजीली रिवर्ट बैक करके यूज कर सकते हो। तो ये मल्टी एजेड का बेनिफिट है। तो ये पहला की पॉइंट है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सेकंड की पॉइंट है, सिका कंटिन्यू। Okay, so the second failover condition under RDS is that OS software patching. OS सॉफ्टवेयर पैचिंग मींस डेफिनेटली कि मेरा डेटाबेस 2 जोन में है, लाइक जोन 1 एंड जोन 2। जोन 1 के अंदर जो मेरा डेटाबेस है वो प्राइमरी है, और जोन 2 के अंदर जो मेरा डेटाबेस है वो सेकेंडरी है,
ठीक है। सेकेंडरी मतलब कभी प्राइमरी करप्ट होगा तो सेकेंडरी को हम एज अ प्राइमरी बनाकर यूज करेंगे, ठीक है। अब डेटाबेस चल रहा है, डेटाबेस इंजन कहाँ पे चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है। कल को ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच अपग्रेड करना है, इवन डेटाबेस इंजन का पैच अपग्रेड करना है। और आपने देखा होगा कि कभी कभी ओएस का पैच अपग्रेड करते करते ओएस आपका करप्ट हो जाता है, या फिर डेटाबेस इंजन का पैच अपग्रेड करते करते इंजन करप्ट हो जाती है, और करप्ट होने के बाद पूरा का पूरा डेटाबेस आपका आउटेज हो जाता है। बहुत बार देखा होगा आपने। तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? अगर सिंगल एजेड है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। मल्टी एजेड है तो डेफिनेटली आपके पास आपका अप टाइम तक का डेटा सेकेंडरी जोन में पड़ा हुआ, उसको आप सेकेंडरी जोन वाले डेटाबेस को आप चालू कर लो। प्राइमरी जोन में जो डेटाबेस है जिसको पैचिंग करते टाइम जो करप्ट हुआ है उसको बाद में हम लोग ट्रबल शूटिंग करके टेक कर लेंगे। तो मल्टी एजेड का बेनिफिट है कि आप पैचिंग के टाइम पे ओएस पैचिंग या फिर इंजन पैचिंग के टाइम पे आपको डाउन टाइम देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने मल्टी एजेड सिलेक्शन किया है तो, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, हाँ, सिंगल एजेड में आपका प्राइस कम होता है, मल्टी एजेड में थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, बट बेनिफिट्स भी आप देखो कितने सारे हैं। जैसे 2 बेनिफिट्स अभी हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किए, ऐसे अभी 4 to 5 और बेनिफिट्स एक्सप्लेन करते हैं, राइट। नेक्स्ट। Okay. So the third failover condition under RDS is that it could be unreachable due to the loss of network connectivity. अनरीचेबल ड्यू टू द लॉस ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये वही हो गया कि प्राइमरी जोन के अंदर अगर कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी लॉस होती है किसी भी रीजन से, मैं नहीं कह सकती कोई एक वैलिड रीजन हो, राइट। किसी भी जोन के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी कब कब लॉस हो सकती है? हो सकता है वहां का जो फाइबर है वो आपका कट हो गया होगा किसी भी रीजन से, या फिर आप बिल्डिंग में पावर कट हो गया होगा, या बिल्डिंग में कुछ नेचुरल डिजास्टर आ, फ्लड आ गया, कुछ भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। उस टाइम पे अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है तो अगर आपके पास सेकेंडरी जोन है तो डेफिनेटली कि आपको डाउन टाइम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट पार्ट। Okay. So next thing is that, do you know it can be modified? Your database instance of RDS can be modified by just changing the type of database instance. डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। कभी भी हम लोग जब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो अपने करंट लोड के अकॉर्डिंग हम लोग डेटाबेस का हार्डवेयर चूज करते हैं। आपने देखा है कि जब भी हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो आपसे पूछता है कि बैकएंड में आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस क्या चाहिए। मान लो आपने फॉर एग्जांपल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपने 64 GB रैम का सिलेक्शन किया है। कल को ऐसा होता है कि यार 64 GB रैम जो आपने सिलेक्शन किया वो फुल हो चुका है, तो डेफिनेटली कि आप उसका हार्डवेयर इंक्रीज करोगे। तो AWS आपको क्या बोलता है कि किसी भी इंस्टेंस का हार्डवेयर इंक्रीज करने का जो फंडा है, यहाँ पर क्या फंडा है कि आप इंस्टेंस के बैकएंड के टाइप को चेंज करें, लाइक क्लासेस को चेंज करें। तो जब आप क्लासेस टाइप को चेंज करते हैं तो आपने देखा है कि वहां पे आपको डेफिनेटली कि आपको शट डाउन लेना पड़ेगा, पावर ऑफ लेना पड़ेगा। तो अगर सिंगल एजेंट में आप काम कर रहे हो तो आप वहां पे शट डाउन लेके अगर उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपका डेटाबेस डाउन हो जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। और मुझे डाउन टाइम नहीं चाहिए, जीरो डाउन टाइम पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपने क्लाइंट्स को कमिटमेंट किया जीरो डाउन टाइम का, राइट। तो अगर आपने मल्टी एजेंट है तो डेफिनेटली कि भाई ठीक है, कभी भी हार्डवेयर अगर अपग्रेड करना है तो सेकेंडरी जोन के अंदर भी डेटाबेस है, उसके अंदर भी अप टू टाइम का डेटा पड़ा हुआ है। हम एक काम करेंगे, उसका हार्डवेयर अपग्रेड कर देंगे, उसको एज अ प्राइमरी ऑन कर देंगे, और जो प्राइमरी वाला था उसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर देंगे, बाद में से भी अपग्रेड करके वापस रिवर्ट बैक। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, राइट। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किए होंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट। Okay. So sometimes under the failover condition of RDS, it might be busy and unresponsive. डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका प्राइमरी डेटाबेस बिजी है, बहुत ज़्यादा लोड है, या रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, राइट, डेटाबेस की कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है और रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, उस टाइम पे क्या करोगे? आप एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को क्या कम करोगे? तो वहाँ पर भी आपको डाउन टाइम लेना पड़ेगा, राइट। अगर आपके तो मल्टी एजेड है तो डेफिनेटली कि यार ठीक है यार, ये प्राइमरी डेटाबेस आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा लोड है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटाबेस है उसको सेकेंडरी डेटाबेस जो सेकेंडरी जोन में उसको हम ऐसा प्राइमरी बना के यूज़ कर लेंगे और इसको बाद में ट्रबल शूट करके ठीक कर लेंगे। तो मल्टी एजेड है तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नहीं तो फिर वही है कि सिंगल एजेड है तो फिर वही करोगे यार, ठीक है, एक ही एजेड है, उसी पे ट्रबल शूट पे आप लगे हुए 3 आवर्स 4 आवर्स आप ट्रबल शूट कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स का साइट डाउन पड़ा हुआ है। तो मल्टी एजेड के बहुत सारे बेनिफिट है, राइट, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट। Okay. So in the RDS, there may be underlying storage failover as well. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप बता सकते हो इंटरव्यू में, अंडरलाइन द स्टोरेज फेलोवर। क्योंकि आपका डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है वो बैकएंड में क्या होगा? बैकएंड में अंडरलाइन स्टोरेज लगी होगी, NAS लगा होगा, राइट, सैन लगा, उसी पे जाके स्टोर है। अगर वो फेल्ड हो गया तो क्या करोगे?
तो सेकेंडरी जोन वाला यूज कर लेंगे अगर सेकेंडरी मल्टी एजेड का ऑप्शन यूज कर रहे हो तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं, राइट। नेक्स्ट बात, Okay, so the second last failover condition under RDS is that it could be out from the availability zone. Sika, can you repeat again? Yeah, I'm saying that the failover condition under RDS is that it could be out from the availability zone. राइट, आउटेज, इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ये बात एक्सप्लेन की थी कि सिंगल एजेड मीन्स वन डेटा सेंटर, मल्टी एजेड मीन्स मल्टीपल डेटा सेंटर। अगर सिंगल एजेड पे आप काम कर रहे हो, अगर वो आउटेज हो जाता है, अगर वो डाउन टाइम हो जाता है, अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से आउटेज हो जाता है, अब आप क्या करो? कोई ऑप्शन नहीं है। मल्टी एजेड मतलब नंबर ऑफ डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर डाउन होगा तो दूसरा डेटा सेंटर आपके पास है, एक जोन डाउन होगा तो दूसरे जोन में आपका डेटा चल रहा है। तो ये इसका मेन मीनिंग है इसका, राइट। तो होपफुली आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने। अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि यार आरडीएस मल्टी एजेड के कुछ बेनिफिट्स आप बताओ, फेल ओवर के कंडीशन बताओ, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, ये पॉइंट पे ऐड कर सकते हो जो अभी एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, So the last failover condition under RDS, along with will going to tell you its resolution as well. So the last point is that a manual failover DB instance was initiated using reboot with failover. राइट। कई बार आपने देखा है कि आपका जो डेटाबेस होता है किसी भी रीजन से ऑटोमेटिक बार बार रिबूट मोड पे जा रहा है, या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई इंपॉर्टेंट फाइल आपकी करप्ट हो चुकी है, तो आपका डेटाबेस बार बार रिबूट मोड में जा रहा है, राइट। या फिर आपने कुछ उसके अंदर ट्रबल शूटिंग किया जिसकी वजह से आप उसे बार बार रिबूट कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, राइट। हालांकि आपको तो रिबूट करने की नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि एडब्ल्यूएस आपको खुद बोलता है कि आरडीएस का मैं आपको एसएसएल प्रोवाइड नहीं करता, तो आप तो रिबूट करोगे नहीं। बट किसी भी रीजन से ऑटोमेटिक अगर रिबूट मोड में जा रहा है, तो आप इसका आपके पास क्या सोल्यूशन है? आप उसमें ट्रबल शूट करने बैठोगे, एडब्ल्यूएस की सपोर्ट टीम से बात करोगे, तो इस टाइम पर इस ड्यूरेशन पे आप अपने क्लाइंट्स को क्या आंसर देने वाले हो, राइट। क्लाइंट्स को तो ये नहीं बता सकते ना यार डेटाबेस बार बार रिबूट जा रहा है, हमने एडब्ल्यूएस की टीम से कांटेक्ट किया, आप ये आंसर नहीं दे सकते क्लाइंट्स को। आपके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन है तो वही है कि आपके सेकेंडरी मल्टी एजेड आपने ऑप्शन यूज कर रहे हो, तो सेकेंडरी एबिलिटी जोन में भी आपका आरडीएस है, आप उसको चालू करके दे दो, बाद में आप एडब्ल्यूएस की टेक्निकल टीम से कंसर्न करके उसको रिकवर कर लेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इंटरव्यू में ऐड कर सकते हो, राइट। सो होपफुली सारा पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ। या डन। So I hope this video should be helpful for you in future. And yeah, for more videos like this, you need to stay updated with this. And I really appreciate your valuable time.